हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अगला चैप्टर जो है आपका उपराष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं। जो चैप्टर आपका है लेसन 16 है। इसमें आपका है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उस राष्ट्रपति का पद तालिका क्रम में राष्ट्रपति के बाद द्वितीय स्थान पर है। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद अमेरिकी प्रथा का अनुसरण करता है। यद्यपि संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार नहीं है या प्रदान किए गए हैं, तो लेकिन परंपरा के अनुसार वह अनेक औपचारिक कार्यों को करता है। वह राजदूतों तथा विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों आदि से भेंट करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह उच्च सदन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। इसके बाद आपका आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। निम्न दो मामलों में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से अलग है। इसमें संसद के निर्वाचित एवं नामित राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की भांति ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक हस्तांतरणीय मत द्वारा और गुप्त प्रणाली द्वारा मतदान किया जाता है। मूल संविधान में प्रावधान है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। यह प्रक्रिया 1961 के 11वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित की गई थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। अभी तक 4 उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता क्या है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्य होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है उसे राज्यपाल सभा सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होनी चाहिए। चौथा आपका उसे केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्थानीय और सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई भी लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति और किसी भी राज्य का राज्यपाल अथवा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का भी मुख्यमंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, अतः वह उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु योग्य होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के रूप में होनी चाहिए। उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 की जमानत राशि को जमा करना होगा। उपराष्ट्रपति की शपथ अथवा प्रतिज्ञान किस आर्टिकल 69। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। उपराष्ट्रपति की पद की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें क्या क्या है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति कार्यालय की निम्नलिखित 2 शर्तें हैं।
वह संसद की किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के सभी भी सदन का सदस्य न हो। यदि व्यक्ति उप राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस पद की या उस सदन की सीट को रिक्त कर सक दिया गया है। अन्य कोई भी लाभ के पद पर नहीं है। इसके बाद आपका आता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 में है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए। अब 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति प्रत्येक बार इस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है। उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उन्हें हटाया जा सकता है। उनके निष्कासन हेतु औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं लोकसभा की सहमति से उन्हें हटाया जा सकता है, परंतु इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को लाने से पूर्व न्यूनतम 14 दिनों की अग्रिम सूचना देनी होती है। संविधान में उसके निष्कासन हेतु कोई आधार परिभाषित नहीं किए गए हैं। अगला आपका है उपराष्ट्रपति कार्यकाल में या कार्यालय में पद रिक्तियां क्या क्या हैं। उपराष्ट्रपति की पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला आपका है उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। दूसरा वह अपना पद त्याग दिया हो। तीसरा उसकी मृत्यु हो गई हो। यदि कार्यकाल की समाप्ति के कारण उपराष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त होता है तो उत्तराधिकारी का निर्वाचन कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व होनी चाहिए। यदि कार्यकाल त्यागपत्र निष्कासन मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो रिक्त को भरने हेतु निर्वाचन को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति के दोहरे कार्य हैं। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस मामले में उनकी शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ एवं कार्यसभा अध्यक्ष के समान है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका में उच्च सदन का सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 65(1) के तहत यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नोट में है आपका भारत में सन 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बी.वी. गिरी ने पद संभाला था। उपराष्ट्रपति बी.वी. गिरी के त्यागपत्र से देने पर मुख्य न्यायमूर्ति श्री हिमायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से राष्ट्रपति के कार्य या कार्यों का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति बी.डी. जब्ती ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ
हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसके बाद आपका आता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। इस अवधि के दौरान राज्यसभा के उपाध्यक्ष उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते आदि शामिल होते हैं। भारत बनाम अमेरिका उपराष्ट्रपति। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी विभिन्नता भी है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक ही उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के विशेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि विधानसभा ने या संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं तथा कुछ विद्वान इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। आर्टिकल चैप्टर जो लेसन आपका 17 है। इसमें आपका है संसदीय प्रणाली। एक साइड आपका है राज्य और एक साइड है आपका केंद्र। केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राज्यपाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और राष्ट्रपति जैसे सिद्धांत और कार्यकारी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष वही मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री जो है तथा में कार्यकारी प्रमुख है, केंद्र सरकार का मुखिया है। और राज्य में राज्यपाल जो होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख राज्याध्यक्ष होते हैं। वही मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य सरकार का मुखिया होते हैं। अब एक साइड आपका है मापदंड, एक साइड आपका प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और दूसरे साइड है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। नियुक्ति तथा शपथ में आर्टिकल 75 में है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वही मुख्यमंत्री आर्टिकल 164 में जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है इसको। संविधान में इसके लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है और संसदीय व्यवस्था के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। बहुमत स्पष्ट न होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चयन और नियुक्ति अपनी व्यक्तिगत विवेक को स्वतंत्रता का प्रयोग करके कर सकता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तब ऐसी स्थिति में क्रमशः राष्ट्रपति राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नियुक्ति करता है। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो संसद राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उस संसद राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय में दी गई है। कार्यकाल निश्चित नहीं तथा उस या राष्ट्रपति के पश्चात अपने निश्चित नहीं तथा राज्यपाल पश्चात अपने पद बना सकता है या बना रहता है। वेतन है संसद द्वारा निर्धारित होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। शक्तियां और कार्य क्या हैं?
तो आर्टिकल 74 और 163 मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रमुख रूप से राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यों का अनुपालन करने हेतु सहायता या सलाह देता है। और आर्टिकल 75 और 164 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। सभी मंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद अपने पद पर बने रहते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री त्यागपत्र या मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद। याद रखने की ट्रिक क्या है, तो अनुच्छेद की दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 89 की विभिन्नता होती है। जैसे कार्यपालिका अधिकांश मामलों में विधायी अंग सभी में नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति 75 प्लस 89 बराबर कितना हुआ 164। अर्थात अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, वही 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर 18वां, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद। इसमें क्या है, तो केंद्रीय राज्य मंत्रिपरिषद में भारतीय संविधान के केवल मूल रूप से मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का नहीं। मंत्रिमंडल तो संसदीय प्रणाली की परंपराओं की उपज है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री या मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा प्रदान की गई समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जबकि वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यूनाइटेड किंगडम में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है जो परंपरा के आधार पर कार्य करती है। भारत में मंत्रिपरिषद प्रणाली को भारतीय संविधान में संहिताबद्ध और उल्लेख किया गया है। एक साइड आपका मापदंड केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद। नियुक्ति, शपथ और वेतन। आर्टिकल 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नए मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वही राज्य मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नए मंत्री को राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब वेतन और भत्ते राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह पर कार्य करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अतः राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद से पुनः विचार के लिए कह सकता है कि लेकिन पुनः विचार के पश्चात दी गई सलाह बाध्यकारी होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर कोई न्यायालय विचार नहीं सकता या नहीं कर सकता है। लोकसभा राज्य विधानसभा के भंग होने के बाद भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद अपना कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। 1971 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया था, जहां भी संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल की संतुष्टि की अपेक्षा होती है, वहां संतुष्टि केवल राष्ट्रपति राज्यपाल की न होकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की भी होगी। 1974 में एससी द्वारा निर्णय लिया गया था या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया
आर्टिकल 75 से 164 के बीच में है संवैधानिक प्रावधान। मंत्रियों की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा किसी मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इनका वेतन संसद राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन की सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में निश्चित संख्या और वर्गीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसे समय और परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य विधायिका में मंत्रियों की संख्या 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से कम नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा संसद नहीं राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद आपका आता है बिना किसी सदन की सदस्यता के कोई सदस्य अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है। दल बदल के आधार पर जिस सदस्य को आयोग या अयोग्य घोषित कर दिया जाता है वह सदस्य मंत्री 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने तथा राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष शासन के परिप्रेक्ष्य में संविधान में कोई उपबंध नहीं है, जैसा कि राज्यों के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 356 उल्लेखित है। स्मरणित तथ्य क्या था? आर्टिकल 64 में अनुच्छेद 164 में के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर धारण भी करेगा। दूसरा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो रखेगा, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तीसरा आपका 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में एक जनजाति मंत्री भी होगा। आर्टिकल 164(2) में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 164(3) में शपथ संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में यदि मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अनुच्छेद 164(4) में यदि मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। और अनुच्छेद 164(5) में मंत्रियों के वेतन और भत्ते विधानसभा निश्चित करेगी। आर्टिकल 88 से 177 के बीच में है। प्रत्येक मंत्री को दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वह केवल मतदान उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। एक मंत्री जो संसद द्वारा विधायिका के किसी एक सदन का सदस्य होता है तो उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वह मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? तो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद एक दल के रूप में कार्य करती है और संयुक्त रूप से लोकसभा राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा राज्य विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद को राज्यसभा राज्य विधान परिषद के मंत्रियों सहित त्यागपत्र देना पड़ता है।
अब कैबिनेट के निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से सहमत नहीं है और वह इसकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे त्यागपत्र देना होगा। तत्कालीन उदाहरण कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर अकाली दल की सांसद हरसिमरन और ने मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या है, जब यह कहा जाता है कि कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपत्र तक पद धारण करता है, तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर उस समय भी पदच्युत कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। कोई विधेयक उत्तरदायित्व नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारतीय संविधान में मंत्री की विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यह एक संवैधानिक निकाय या संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में विस्तार से वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 60 से 70 मंत्रियों के निकाय से संबंधित इसमें तीनों श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352(3) में सम्मिलित किया गया, जो केवल कैबिनेट को परिभाषित करता है, इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं करता है। लघु निकाय मतलब 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। प्रायः ये एक निकाय के रूप में मिलते हैं और सरकारी कामकाज के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। किचन कैबिनेट में इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री और उसके कुछ प्रभावशाली सहयोगी होते हैं, जिन पर उसे विश्वास होता है और जिनके साथ वह प्रत्येक समस्या पर चर्चा कर सकता है, और यही वास्तविक शक्ति या केंद्रीय शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मंत्री और परिवार के लोग सम्मिलित हो सकते हैं। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट किचन कैबिनेट होती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आंतरिक कैबिनेट संविधानोत्तर अत्यंत शक्तिशाली थी। किचन कैबिनेट संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी मौजूद हैं। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर संसद। आपका 19वां चैप्टर है संसद। इसमें क्या है, संविधान के भाग 5 में भाग कितना है 5। अब आर्टिकल कौन सा है 79 से 122 आर्टिकल के बीच में है। तो आर्टिकल 79 से लेके 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया और विशेषाधिकार आदि के बारे में वर्णन किया गया है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इस शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका का अच्छा समन्वय है, अतः संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर संगठित की गई है। अनुच्छेद 79 के अनुसार केंद्र के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, अतः संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संसद अनुच्छेद 79 से लेके 122 भाग 5 है। राष्ट्रपति 52 में है, राज्यसभा या राज्यों की परिषद जो है आर्टिकल 80 में है और लोकसभा 81 में है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है। इस सदन में या संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी व्यवस्था के विपरीत ब्रिटिश व्यवस्था में विश्वास किया है। भारत एवं ब्रिटेन के विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता है।
राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है और संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले ही लोकसभा का विघटन कर सकता है और इस मामले को किसी भी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1954 में राज्यसभा और लोकसभा के रूप में इनके हिंदी नामों को अपनाया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। 238 राज्य और संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या कुल 245 सदस्यों में से 229 सदस्य राज्य एवं 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से संबंधित है। सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूएसए सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और सीटों के आवंटन में जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है। संविधान की 4वीं अनुसूची राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है और कुल 8 संघ शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिका के सीनेट में नामांकित सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 252, 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या 543 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से किसी भी सदस्य को नियुक्त नहीं किया गया है। भारत की संसद एवं राज्य विधानमंडलों में आंग्ल भारतीयों लोगों के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके सदस्यों को राज्य विधानसभा के सदस्यों का द्वारा एकल हस्तांतरणीय मताधिकार की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अगला आपका है, इसके सदस्यों को सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकारी प्रणाली के माध्यम से राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, अर्थात इसका विघटन नहीं किया जाता है। हालांकि प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अपने पद से मुक्त होते हैं। पद मुक्त होने वाले सदस्य पुनर्निर्वाचन एवं इसके सदस्य बनने के योग्य होते हैं। लोकसभा स्थायी सदन नहीं होता है। सामान्यतः रूप से इसका कार्यकाल आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। इसके बाद यह स्वतः ही विघटित की जाती है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल के समय इसके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों अनुच्छेद 330 और 332 के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण के प्रावधान
25 जनवरी 2030 तक के लिए विस्तारित किया गया है और लोकसभा में 2 आंग्ल या एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 की नियुक्ति एवं विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति के लिए प्रावधान को समाप्त किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ साथ विधान परिषद और राज्यसभा के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। संसद की सदस्यता क्या है? तो संविधान में शामिल प्रावधानों के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष तक कम आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए और संसद द्वारा किए गए अन्य प्रावधान जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा दिए गए प्रावधानों को पूर्ण होना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। आरक्षित सीट पर निर्वाचन हेतु संबंधित राज्य संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य होना आवश्यक है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शपथ का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु अनुच्छेद 84। विधानसभा एवं लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 21 वर्ष का होना चाहिए योग्यता। संविधान के अनुसार अयोग्यताएं क्या है? यदि सदस्य द्वारा कोई लाभ का पद धारण किया गया हो, दूसरा न्यायालय ने ऐसी घोषणा की हो कि वह विकृत चित्र हो, तीसरा यदि वह घोषित दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक न हो, तो संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के अनुसार उसे यदि अयोग्य ठहराया गया हो। आरपीए 1951 मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी करार दिया गया हो, यदि किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने पर, सरकारी ठेका पर काम या सेवाओं में दिलचस्पी होने पर, भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किए जाने पर, सामाजिक अपराधों में संलिप्त होने पर या रहने पर, विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने और रिश्वतखोरी के कारण दंडित होने पर, कोई व्यक्ति जो निगम लाभ के पद या प्रबंध निर्देशक के बाद पर हो तो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो, किसी सदस्य में युक्तियुक्त नेताओं संबंधित प्रश्न पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर कार्य करेगा। 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। स्थानों का रिक्त होना मतलब दोहरी सदस्यता। कोई व्यक्ति यदि दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर स्पष्ट करना होता है कि उसे किस सदन में रहना है, अन्यथा राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। आगे आपका, यदि किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य बन जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। एक ही सदन में किसी व्यक्ति के 2 सीटों पर चुने जाने पर उसे अपनी इच्छा से एक सीट को खाली करना होती है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती है। कोई व्यक्ति एक ही समय पर संसद या राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि 14 दिनों के अंदर ऐसा सदस्य राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली नहीं करता है तो संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है आपका निरर्हता। संविधान के प्रावधानों के अनुसार एवं संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को योग्य ठहराया जा सकता है।
उसके बाद आता है आपका पद त्याग। ये क्या है, तो कोई सदस्य सदन के अध्यक्ष को संबंधित या संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। अनुपस्थिति में यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अन्य स्थितियां में क्या है, तो अन्य न्यायालय द्वारा उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दिया जाता है या घोषित कर दिया जाता है। यदि किसी सदस्य को सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि सदस्य को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है, यदि सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है तो शपथ या प्रतिज्ञान क्या है, तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के साथ शपथ लेता है। जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और न ही उसे मत देने का अधिकार होता है। इसके साथ साथ वह संसद द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों का भी हकदार नहीं होता है। वेतन और भत्ते क्या है, संसद के सदनों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं और संविधान में इसके लिए या इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। आगे आपका है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन यह भारत की संचित निधि पर आधारित होता है न कि राज्य संचित नीति आधारित पर। यह भारत के संचित निधि पर आधारित होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपना पद धारण करने के पश्चात अलग से कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। इसके आपका आता है संसद के पीठासीन अधिकारी क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है आर्टिकल 93 में आता है। इसका जो स्थापना हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये पूछता है यूपीपीएससी में, एक बार पूछा भी है। जो लोकसभा के अध्यक्ष पहले जीवी मावलंकर थे। इसे लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही नियुक्त किया जाता है। इसके निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है और लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है। यह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसको हटाने से संबंधित प्रस्ताव के बारे में सदन को 14 दिन से पहले सूचना देनी आवश्यक होती है। इस प्रकार के प्रस्ताव का सदन के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता है, अर्थात सदन के सभी सदस्यों को बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। जब अध्यक्ष को हटाने से संबंधित संकल्प विचाराधीन होता है तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता है और न ही उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, बल्कि यह सामान्य सदस्य के रूप में मत दे सकता है। लोकसभा के विघटन होने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है और वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 89 में है। भारत का उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है। यह अपने पद से तभी हट सकता है जब वह उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहता है। लोकसभा के अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष की तरह सभापति पहली बार मत नहीं दे सकता है और मत बराबर होने की स्थिति में वह अपना मत दे सकता है। इसके बाद आपका आता है जब सभापति को पद से या हटाने से संबंधित संकल्प विचाराधीन होता है तब वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन उसे सामान्य सदस्य की तरह मत देने का अधिकार नहीं होता है। सभापति के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।
तब तथा यह भारत की संचित निधि पर आधारित होती है। इसकी शक्तियां एवं उत्तरदायित्व तो लोकसभा अध्यक्ष के ही समान होते हैं, लेकिन निम्नलिखित दो स्थितियों में अपवाद भी देखा जाता है। पहला जो है, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और कार्य क्या है? तो सदन की कार्यवाही व संचालन के क्रियान्वयन को बनाए रखना, सदन के अंदर व भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन, नियम और संसदीय पूर्वाधारों का अंतिम व्याख्याकरण होता है। सामान्य स्थिति में यह मत नहीं देता है कि, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में यह अपना मत देता है। यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। किस आर्टिकल में? तो 108 आर्टिकल में। सदन के नेता के आग्रह पर वो युक्त या गुप्त बैठक की अनुमति देता है। यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम होता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के किसी सदस्य के निहरता संबंधित प्रश्न का निर्णय करता है। इसका निर्णय न्यायिक पुनर्लोकन के अंतर्गत आता है। कि होलोहान वाद, लोकसभा का अध्यक्ष एवं अन्य, आर्टिकल 93। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के अध्यक्ष के बाद होता है। पद मुक्ति की प्रक्रिया जो है अध्यक्ष और सभापति के ही समान होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल आपका 108 में है। वह लोकसभा या सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करने के साथ साथ उनके कार्यों का भी पर्यवेक्षण करता है। यह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का भी अध्यक्ष होता है। इसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को अपनी तरीकों से सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना, संसद द्वारा निर्धारित इसके वेतन और भत्तों का भारत की संचित निधि पर भारित होना, स्वतंत्र मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर उसके कार्यों एवं आचरण की चर्चा या आलोचना नहीं की जा सकती है। वरीयता सूची में इसका स्थान काफी ऊपर है। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है। यह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर की रैंक पर होता है। प्रोटेम अध्यक्ष क्या है? अनुच्छेद 55 में पिछली लोकसभा का अध्यक्ष जो है नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। प्रोटेम अध्यक्ष क्या है? नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो करता है, और यह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सहायता करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, और सामान्य रूप से लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य ही इस पद पर नियुक्त करता है। इनका निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्यों में से किया जाता है, और निर्वाचन की तिथि का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। यह अध्यक्ष या सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, बल्कि सदन के प्रति अध्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। इसे सदन द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यसभा का उपसभापति के अनुच्छेद 89 में है, राज्यसभा का सभापति के सभापति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, और राज्यसभा का सभापति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। यदि इसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो यह
स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। इसके बाद आपका आता है लोकसभा के सभापतियों या राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिकाएं कौन कौन सी हैं। इनका नामांकन जो है अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष सभापति सदस्यों में से 10 को सभापति या उपसभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इसमें 10 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सभापति द्वारा निर्धारित तालिका के सदस्य द्वारा सदन की अध्यक्षता नहीं की जा सकती है। इस समय राष्ट्रपति द्वारा सदन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और यह भारत की संचित निधि पर आधारित या भारित होती है। सदन का नेता सदन के नियमों के अंतर्गत अर्थात लोकसभा या राज्यसभा सभी में संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सदन के नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री जिसका वह सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो सदन का सदस्य हो या अर्थात लोकसभा हो राज्यसभा। विपक्ष का नेता संसदीय नियमों के अनुसार संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सदन की ऐसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जिसके सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 10% या 10 हिस्से के बराबर हो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलती है। उसे कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती है। सबसे पहली बार वर्ष 1969 में विपक्ष के नेता के समानता दी गई थी और वर्ष 1977 में इससे संविधान या सांविधिक मान्यता प्राप्त हुई। आइवर जेनिंग्स ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा भी दी गई है। व्यूह क्या है तो व्यूह एक पद का उल्लेख है न तो भारत के संविधान में न ही सदन के नियमों में और न ही संसदीय विधि में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में सहायक नेता के रूप में अपना व्यूह होता है। इसका उद्देश्य क्या है तो अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखने और संबंधित मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में पार्टी के अनुसार उनके सहयोग को सुनिश्चित करना होता है। यह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। इसके बाद आपका आता है संसद के सत्र। जो सत्र है सत्र आहूत करना ये 21 आर्टिकल में तो 85वें आर्टिकल में है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर आहूत करता है। संसद को एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करना चाहिए। संसद का सत्र जो है इसकी प्रथम बैठक से लेकर इसके सत्रावसान के मध्य की समयावधि तक है। एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की अवधि को अवकाश कहा जाता है। स्थगन क्या है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन के माध्यम से संसद के सत्र को स्थगित किया जा सकता है जो कुछ सुनिश्चित समय कुछ घंटे दिन या सप्ताह का हो सकता है। यह सदन की बैठक को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर देता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या है इसका तात्पर्य सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करने से है। सत्रावसान क्या होता है तो राष्ट्रपति सदन की स्थगन एवं सत्र में होने की स्थिति में इसके सत्रावसान से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करता है। इससे सदन की बैठक के साथ साथ सदन का सत्र भी समाप्त हो जाता है। विघटन केवल लोकसभा का ही विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जा सकता है। पहला जो आपका इसका कार्यकाल पूरा हो जाने पर यह स्वयं ही विघटित हो जाती है
दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा सदन के विघटन से संबंधित निर्णय लेने पर यह निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत होता है। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो इसके सभी कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका आता है एक साइड आपका राष्ट्रपति अभिभाषण सत्र को आहूत या सत्रावसान विघटन करता है। फिर इसके बाद आपका है पीठासीन अधिकारी, ये स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन करता है। लेम डक सत्र क्या है? यह नई लोकसभा के संगठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते इन्हें लेम डक कहा जाता है। कोरम क्या है? तो कोरम या गणपूर्ति सदन में सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। संसद में भाषा संविधान द्वारा हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा के रूप में घोषित किया गया है। सदन के सदस्य पीठासीन अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार कौन कौन से हैं? प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को सदन की कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने, सदन में अपने विचार व्यक्त करने और ऐसी किसी समिति जिसके वह सदस्य नहीं है उसकी बैठक की कार्यवाही में बिना मतदान के भाग लेने का अधिकार होता है। उसके बाद आता है व्यपगत, ये क्या है? होने वाला विधेयक। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक चाहे लोकसभा में प्रारंभ किए गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक है। व्यपगत न होने वाले विधेयक क्या है? ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों की असहमति के कारण पारित न हुआ हो और इसके संबंध में राष्ट्रपति ने विघटन होने पर पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई हो। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो और लोकसभा द्वारा पारित न किया गया हो, दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन विधेयक। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों का पारित हो और राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाया गया हो। संसदीय कार्यवाही के साधन। प्रश्नकाल में संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का ही होता है। इस दौरान संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उनका उत्तर देते हैं, लेकिन कभी-कभी निजी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी शुरुआत भारत निषाद या भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुई थी। कार्यवाही के नियमों में इसका उल्लेख किया जाता है। तारांकित प्रश्नों क्या है? तो का उत्तर जो है मौखिक रूप से दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आंतरिक प्रश्नों में लिखित उत्तर देने की आवश्यकता होती है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अल्प सूचना के प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसे प्रश्न के कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देना होता है। शून्यकाल क्या है? तो बिना पूर्व सूचना के कोई मामला उठाने का यह एक अनौपचारिक साधन है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। वर्ष 1962 से जारी यह एक भारतीय नवाचार है। इसका प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं किया जाता है। लोग संबंध में संबंधित किसी मामले में पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति से बहस की जा सकती है। उसके बाद आपका आता है प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां। पहला जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, यह एक प्रकार का वर्णित स्वपत्र प्रस्ताव होता है जिसके तहत अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है।
दूसरा है स्थानापन्न प्रस्ताव। यह मूल प्रस्ताव का ही स्थान लेता है और यदि सदन द्वारा इसे अस्वीकार या स्वीकार कर लिया जाता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। पूरक प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। इनकी तीन उपश्रेणियां क्या: सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव और संशोधन है। कटौती प्रस्ताव क्या है? इस प्रस्ताव को किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो वाद विवाद को समाप्त कर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। इसके बाद आपका आता है कटौती प्रस्ताव पर चार प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण कटौती। किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा हो जाने के बाद जब उसे मतदान के लिए रखा जाता है। दूसरा आपका घटकों में कटौती। इसके अंतर्गत किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयकों या लंबे संकल्पों का समूह बना दिया जाता है और चर्चा के बाद इसे मतदान के लिए रखा जाता है। तीसरा कंगारू कटौती क्या? इसके अंतर्गत केवल महत्वपूर्ण भागों पर ही बहस और मतदान की प्रक्रिया होती है और शेष खंडों को छोड़ कर दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। इसके बाद आपका आता है गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है? जब किसी सदस्य को यह महसूस होता है कि किसी मंत्री ने सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तब वह इस प्रस्ताव को ला सकता है। इसके बाद आपका आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसके माध्यम से सदन का कोई सदस्य किसी मंत्री का अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर ध्यान आकर्षित करता है। यह भारतीय नवाचार है और प्रक्रिया के नियमों का या इसका उल्लेख किया गया है। स्थगन प्रस्ताव क्या है? किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन चर्चा कराने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से ऐसे मामलों के ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी और लोक महत्व के होते हैं। यह एक प्रकार का असाधारण उपकरण है जिससे संसद की नियमित कार्यवाही बाधित होती है। राज्यसभा को इसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है क्योंकि इसमें सरकार के विरुद्ध कटौती का तत्व शामिल होता है। इसमें एक से अधिक विषयों को शामिल नहीं किया जाता है और न ही इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा की जाती है जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। विश्वास प्रस्ताव। इसमें क्या है तो राष्ट्रपति द्वारा सत्ताधारी दल को सदन में उसका बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता है। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। इसके बाद आपका आता है अविश्वास प्रस्ताव क्या है? 21 आर्टिकल में है तो ये आर्टिकल आपका 75 में आता है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सिद्धांत सदस्यों लोकसभा में आधारभूत संरचना होती है। सत्ता में रहने के लिए मंत्री परिषद की लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक होता है। अब 50 अनुमोदक लाने के लिए 50 सदस्यों को समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके लाने से संबंधित कारण आवश्यक नहीं होता है। इसके संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है और सदन में यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है निंदा प्रस्ताव क्या है? तो इस प्रस्ताव की कुछ नीतियों का कार्यों के विरुद्ध निंदा करने के उद्देश्य से लाया जाता है। इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक होता है। इसे किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है।
इसके बाद आपका आता है यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने आवश्यक नहीं होता है, लेकिन सरकार को तत्काल सदन का विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका आता है धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले और पहले सत्र और वित्तीय सत्र के पहले सत्र के राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। चर्चा में होने के बाद इस प्रस्ताव को मत के लिए रखा जाता है। यदि यह पारित नहीं होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो सरकार का पराजित होना आवश्यक है। इसके बाद आपका आता है अनियत दिवस प्रस्ताव क्या है। इसके अध्यक्ष द्वारा लाया जाता है, लेकिन इसकी चर्चा के लिए किसी तिथि या निर्धारण नहीं किया जाता है। इसके बाद आपका आता है विलंबकारी प्रस्ताव क्या है। इसे किसी विधेयक या प्रस्ताव पर जारी बहस या चर्चा के स्थगन के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव आने के बाद इसे किसी सदस्य द्वारा किसी भी समय लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव में शामिल होने या शामिल मामलों पर बहस नहीं होती है। यह प्रस्ताव सदन की सामान्य कार्यवाही को विलंबित करता है। इसके बाद आपका आता है औचित्य प्रश्न क्या है। औचित्य प्रश्न जो है आपका सदन में कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन न होने पर सामान्य सदन के विपक्षी दल के सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न को लाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार पर दबाव होना होता है। यह सदन की कार्यवाही को समाप्त करने की असाधारण युक्ति है। इस पर किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं है। इसके बाद आपका आता है आधे घंटे की चर्चा क्या है। इसके माध्यम से प्रत्येक या पर्याप्त लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। इसके बाद आता है अल्पकालिक चर्चा क्या है। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक या समय नहीं दिया जाता है। सदन का न तो औपचारिक प्रस्ताव है और न ही इस पर मतदान होता है। इसके बाद आपका आता है विशेष उल्लेख क्या है। ऐसा मामला जो किसी नियम के अंतर्गत नहीं आता है उसे विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। संकल्प क्या है। साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई सदस्य संकल्प या ला सकता है। इसके अंतर्गत प्रासंगिक एवं प्रस्ताव से संबंधित चर्चा होती है। किसी सदस्य द्वारा लाए गए संकल्प को वापस लेने एवं इसमें संशोधन के लिए सदन के अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका आता है सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों का ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी सभी प्रस्ताव महत्व प्रस्ताव ही होता है, इसलिए सभी प्रस्ताव पर सदन में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सभी संकल्पों पर मतदान की आवश्यकता होती है। संकल्प जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का संकल्प होता है। पहला जो आपका गैर सरकारी संकल्प का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के संकल्प को गैर सरकारी सदस्य या द्वारा लाया जा सकता है। इस पर बहस केवल वैकल्पिक दिवस मतलब शुक्रवार या दोपहर के बाद बैठक में की जाती है या की जा सकती है। दूसरा आपका है सरकारी संकल्प। यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जाता है और इस पर सोमवार से गुरुवार तक चर्चा होती है। उसके बाद आपका आता है तीसरा सांविधिक संकल्प। इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लाया जा सकता है।
इसके बाद आपका आता है संसद में विधायी प्रक्रिया क्या है। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में ही संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में विधेयक समान चरणों से होकर पारित होता है। इसके बाद आपका आता है प्रस्तुत करने के आधार पर सरकारी विधेयक क्या है। संसद में मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने से पहले 7 दिनों का नोटिस दिया जाता है। इसका प्रारूप संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद आपका आता है गैर सरकारी विधेयक क्या है। इसे मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने से पहले 1 माह का नोटिस देना आवश्यक होता है। इसके निर्णय का जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। इसके बाद आपका आता है साधारण विधेयक। इसमें वित्तीय मामलों के अतिरिक्त अन्य विषयों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक साधारण विधेयक संसद में 5 चरणों से होकर गुजरती है, जिसे नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित किया गया है। इसके लोकसभा और राज्यसभा में किसी मंत्री या सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की सलाह के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 महीनों के लिए रोक सकती है। इसमें अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है और दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है और दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति इसे अस्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है। इसके बाद आपका आता है विषय वस्तु के आधार पर विधेयक। कौन सा? धन विधेयक। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 110 में। इस वित्तीय मामलों जैसे कर से संबंधित प्रावधान होते हैं। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति की ही सलाह पर ही लाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकृति या संबोधित नहीं किया जा सकता है, बल्कि वह इस पर केवल सिफारिश कर सकती है और लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा इसे अधिकतम कितना 14 दिनों के लिए अपने पास रख सकती है। इसके बाद आपका आता है इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। राज्यसभा के पास इस विधेयक से संबंधित शक्तियां अत्यंत सीमित होती है। राष्ट्रपति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 117(3) इस विधेयक के अतिरिक्त वित्तीय मामले से संबंधित विषयों को शामिल किया जाता है। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। इसके बाद आपका आता है संविधान संशोधन विधेयक। इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों का संशोधन किया जाता है। अब आता है इसके बाद विधेयक लागू होने के चरण। प्रथम पाठन क्या है? तो किसी सदस्य द्वारा सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है और इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है। इसके बाद आपका आता है द्वितीय पाठन। इसमें विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत 3 उप चरण शामिल होते हैं। सामान्य चर्चा का चरण का इसके अंतर्गत विधेयक के सिद्धांतों एवं उपबंधों पर चर्चा होती है और इसे सीमित के पास भेज दिया जाता है। इसके बाद आपका आता है सीमित व्यवस्था क्या है?
इसमें विधेयक को सदन की प्रवर समिति सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर चर्चा करती है। इसके बाद आपका आता है विचार विमर्श की अवस्था। इसके अंतर्गत विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा करने या होने के साथ साथ इसके प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है। इस व्यवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आता है तृतीय पाठन क्या है। इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में चर्चा की जाती है और इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे अगले सदन में सहमति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक क्या है, तो यदि दूसरे सदन द्वारा किसी प्रकार के संशोधन के बिना या संशोधन के साथ विधेयक को पारित किया जाता है और प्रथम सदन द्वारा उन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाता है, तब इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और इसे राष्ट्रपति की अस्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति अस्वीकृति। इसमें कहा है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को स्वीकार या स्वीकृति प्रदान की जाती है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसके बाद आपका आता है वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड के बीच का अंतर। इसके बाद आपका आता है वित्त विधेयक। ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित मामलों के साथ अन्य सामान्य विधेयक मामले शामिल होते हैं। इसमें दो रूप में धन विधेयक के समाप्त करते हैं। पहला जो आपका है इस केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा आपका है इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आता है वित्त विधेयक। इसमें क्या है कि आपका इसमें भारत की संबंधित निधि पर भारित व्यय संबंधित उपबंध होते हैं, लेकिन इसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित विषय शामिल नहीं होती है। इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य विधेयक की तरह ही इसके लिए समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकती है या उसे रोक सकता है या फिर उन्हें विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है। इसके बाद आपका आता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इस आर्टिकल में 108 आर्टिकल में किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक के रूप में एक असाधारण व्यवस्था प्रदान की गई है। विधेयक से संबंधित गतिरोध को समाप्त करने और उस पर चर्चा और मतदान करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयक, वित्त विधेयक के लिए किया जाता है और धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि विवादित विधेयक को संयुक्त बैठक में दोनों सदनों की उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान करने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही यह विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद आपका आता है राज्यसभा का सभापति इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष
की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इस बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है और संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया या नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के अनुसार नियमों का अनुसार। वर्ष 1950 से अब तक निम्नलिखित 3 मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला है दहेज प्रतिषेध विधेयक, ये 1960 में है। दूसरा है बैठक सेवा आयोग विधेयक 1977। तीसरा आपका आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। संसद में बजट अनुच्छेद 112 संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है या कहा गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार अनुमानित प्राप्तियों एवं खर्चों का विवरण करता है। इसके बाद आपका आता है भारत के संविधान में बजट की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। पहला जो आपका है, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों के पटल पर सरकार के अनुमानित राजस्व एवं खर्चों से संबंधित दस्तावेज को रखवाया जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन विधेयक निकाला जाएगा। अब विधिक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी कर का संग्रहण या उगाही नहीं की जाएगी। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती है। पांचवा, अनुदान की मांगों पर राज्यसभा को मतदान की शक्ति प्रदान या प्राप्त नहीं होती है। यह लोकसभा का अनन्य विशेषाधिकार है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं होता है, लेकिन इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। इसके बाद आपका आता है भारतीय या भारित व्यय। ये क्या है? बजट में 2 प्रकार की व्यय शामिल होता है। पहला आपका भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा है भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारत व्यय की सूची निम्नानुसार क्या है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की केवल पेंशन वेतन नहीं है। कैग, यूपीएससी इत्यादि के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित व्यय के अंतर्गत शामिल होते हैं। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय डिक्री की पुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां इस पर आधारित होती हैं। संसद द्वारा विहित अन्य खर्चा क्या है? तो बजट पारित होने की प्रक्रिया क्या है? बजट को प्रस्तुत करना, सामान्य चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच करना, अनुदान की मांगों पर मतदान करना, विनियोग विधेयक का पारित होना, वित्त विधेयक पारित होना होता है। इसके बाद आपका सदन के सदस्य अनुदान की मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव, इसके अंतर्गत मांग की नीति के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपया कर दी जाएगी। इसके बाद आपका आता है आर्थिक कटौती का प्रस्ताव। इसमें मांग की राशि के लिए निश्चित सीमा तक कम करने के लिए कहा जाता है। यह यहाँ तो मांग में एकमुश्त कटौती हो सकती है, फिर पूर्व समाप्ति या मांग की किसी मत में कटौती हो सकता है। इसके बाद आपका आता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें कुल मांग में 100 की कमी करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आता है अन्य अनुदान। एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय के सामान्य प्रस्ताव या प्रावधान के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में अनेक अन्य अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं।
अनुपूरक अनुदान क्या है? इसकी स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु अपर्याप्त होती है। इसके बाद आपका आता है अतिरिक्त अनुदान क्या है? जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा को शामिल करने से संबंधित या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है उत्पन्न होती है, तब इसके माध्यम से धन प्रदान किया जाता है। इसके बाद आपका आता है अनुदान, अधिक अनुदान। जब किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए बजट में निर्धारित राशि से अतिरिक्त राशि खर्चा हो जाती है, तब इसके माध्यम से धन प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है प्रत्यय अनुदान। जब किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है, तो इसे प्रकार के अनुदान की मांग रखी जाती है। इसके बाद आपका आता है अपवादानुदान। इसे विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता है। सांकेतिक अनुदान क्या है? इस अनुदान की मांग तब रखी जाती है जब पहले प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका निधियां मतलब फंड्स। इस आर्टिकल में तो आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि। यह एक ऐसी निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा होती है और सभी भुगतान किए जाते हैं। भारत सरकार की और विधिक रूप से प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि पर किए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है इसमें से कोई भी धन संसद की विधि के अतिरिक्त नहीं निकाला जा सकता है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 266(2) भारत की लोक लेखा निधि। भारत की संचित निधि में जमा होने वाले धन के अलावा अन्य सार्वजनिक धन को इसी में जमा किया जाता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक छपा जमा, विभागीय जमा इत्यादि शामिल है। इस लेखों को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिक निधि। कानून के अंतर्गत संसद द्वारा निर्धारित राशि समय समय पर इसमें जमा की जाती है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में होती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इससे अग्रिम दे सकता है। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। इसे कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। संसद की भूमिका क्या है? तो भारत की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद की केंद्रीय भूमिका होती है और इसे विभिन्न शक्तियां प्राप्त होती है। इसकी शक्तियों एवं कार्यों को निम्नलिखित या निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। विधायी शक्तियां एवं कार्य, कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य, वित्तीय शक्तियां एवं कार्य, सांविधिक शक्तियां एवं कार्य, न्यायिक शक्तियां एवं कार्य, निर्वाचक शक्तियां एवं कार्य, अन्य शक्तियां एवं कार्य हैं। इसके बाद आपका आता है राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है? तो राज्यसभा को ऐसी 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। पहला कौन है? यह संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों को विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। आर्टिकल 249 में है। यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है, इस आर्टिकल 312 में। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। आर्टिकल 67 में यदि आपातकाल से पहले या आपातकाल के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 राज्यसभा के अनुमोदन द्वारा जारी कर सकता है। इसके बाद आपका आता है संसदीय विशेषाधिकार। यह विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों संसदीय
समिति और इनके सदस्यों को प्राप्त होता है। भारत के संविधान द्वारा भारत के महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये भारत के राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए हैं, जो कि संसद का एक अभिन्न अंग है। सामूहिक विशेषाधिकार क्या? संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं। इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा किसी को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। यह महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए गुप्त बैठक करने के साथ साथ अपनी कार्यवाही से बाहरी लोगों को हटा सकता है। यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु स्वयं नियम बना सकते हैं। अपनी कार्यवाही में संचालन, कार्य प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु स्वयं नियम बना सकते हैं। यह अपने सदस्यों के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों के हनन एवं सदन की अवमानना करने पर दंड दे सकते हैं। इसे अपने किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधित तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसे जांच करने तथा गवाह की उपस्थिति और संबंधित पेपर एवं रिकॉर्ड के लिए आदेश देने की शक्ति है। न्यायालय सदन इसकी समितियों की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही सिविल या आपराधिक की जा सकती है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार ये क्या है? व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार निम्नलिखित है। इन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन पहले तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यह अधिकार केवल नागरिक मामलों तक विस्तारित है, आपराधिक और प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं है। इन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए अपने भाषण या मत के लिए किसी भी न्यायालय, किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। यह न्याय निर्णय सेवा से मुक्त होते हैं। यह संसद के सत्र में रहने पर किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है विशेष अधिकारों का हनन एवं सदन की अवमानना। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में इसके विशेषाधिकारों या अधिकारों या अमुक्तियां का अपमान या उन पर आक्रमण करता है तो इसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहा जाता है और यह सदन द्वारा दंडनीय है। इसके बाद आपका आता है विशेषाधिकारों के स्रोत क्या हैं। मूल रूप से संविधान में अनुच्छेद 105 संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा इसकी कार्यवाही के प्रकाश के अधिकार के रूप में 2 विशेष अधिकारों को शामिल किया गया है। इसके बाद आपका आता है संसद ने अब तक विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करने से संबंध में कोई विशेष विधि नहीं बनाई है। यह 5 स्रोतों पर आधारित है, जैसे पहला है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा दोनों सदनों के नियम, तीसरा है संसदीय परंपरा, चौथा न्यायिक संख्या व्याख्या और पांचवा है संसद द्वारा निर्मित अनेक कानून। संसद की संपूर्णता क्या है? तो संपूर्णता का तात्पर्य राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है। इसके प्रावधान एवं न्याय क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का न होना है। संसद की संपूर्णता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है, जहां पर सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। भारतीय संसद को संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके प्रभाव पर न्याय क्षेत्र पर विधिक प्रतिबंध आरोपित है। भारतीय संसद की
संप्रभुता को सीमित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। संविधान की लिखित प्रकृतियाँ, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था मूल अधिकार है। इस संदर्भ में भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका के समान है। अमेरिका में भी कांग्रेस की संप्रभुता वैधानिक रूप से संविधान के लिखित शब्दों, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा तथा अधिकारों के विधेयक द्वारा प्रतिबंधित करता है। इसके बाद दोस्तों अब अगला चैप्टर जो आपका है संसदीय समितियां, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।